हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूज मेमो हुक के बारे में। तो हम सिर्फ यूज मेमो हुक के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, पूरा इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। ठीक है कि मेमोआइजेशन क्या होता है, रिएक्ट मेमो क्या होता है, फिर उसके बाद हम आएंगे कि यूज मेमो हुक का यूज क्या होता है। देखो बेसिकली क्या होता है, मैंने जब बहुत सारे रिएक्ट के इंटरव्यूज लिए हैं और जब हम ये क्वेश्चन पूछते हैं, मैं ही नहीं दूसरे इंटरव्यूज भी जब पूछते हैं कि मेमोआइजेशन क्या होता है, तो मान लो आप में से किसी ने सुना भी होगा ना रिएक्ट मेमो के बारे में, यूज मेमो के बारे में, तो लोग बस वही बोल देते हैं। लेकिन मेमोआइजेशन का कॉन्सेप्ट यूजुअली लोगों को नहीं पता होता। मैं बोलूंगी 90% लोगों को नहीं पता होता कि मेमोआइजेशन क्या होता है, और हमें सबसे पहले वो पता होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए सारा कुछ एकदम डिटेल में बेसिक से कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर। और क्या क्या कवर करेंगे, व्हाट इज मेमोआइजेशन, क्या यूज होता है उससे, क्या बेनिफिट होते हैं, यूज मेमो हुक क्या होती है, रिएक्ट मेमो क्या होता है, यूज मेमो रिएक्ट मेमो में क्या डिफरेंस है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट प्लीज 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 शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक और कमेंट करना, क्योंकि आपके ये लाइक्स और कमेंट्स ही हैं जो हमें इंस्पायर्ड रखते हैं वीडियोस को और बनाने के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आते हैं मेमोआइजेशन क्या होता है, व्हाट इज मेमोआइजेशन। मेमोआइजेशन को सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूं तो मेमोआइजेशन मतलब होता है कैशिंग। इसका मतलब कि आपका मान लो कोई फंक्शन है जिसमें कुछ कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन हो रही है, उन कैलकुलेशन को हम मेमोरी में कैश कर लेते हैं, और फिर अगर हमारे पास सेम आर्ग्यूमेंट्स आ रहे हैं उस फंक्शन को कॉल करते टाइम, तो हम उस आउटपुट को मेमोरी से पिक करते हैं रादर देन कैलकुलेटिंग अगेन एंड अगेन। ओके, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके गाइस, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होगे एक सम a, b का फंक्शन है जो कि सिंपली a प्लस बी रिटर्न कर रहा है। अब मैंने क्या किया है, इसको सेम आर्ग्यूमेंट्स के साथ दो बार यहाँ पे कॉल कर दिया है, सम 2, 3 सम 2, 3। ठीक है, तो अब क्या होगा, ऑब्वियसली ये 5 प्रिंट करेगा। पर यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हमारे सेम आर्ग्यूमेंट है, उसके बावजूद भी हम दो बार इस कैलकुलेशन को परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि 2, 3 के लिए हमने फर्स्ट टाइम परफॉर्म किया, 2, 3 के लिए हमने सेकेंड टाइम परफॉर्म किया। हमको कुछ ऐसा चाहिए कि जब हम सेम आर्ग्यूमेंट पास करें तो मेरी कैलकुलेशन दोबारा से परफॉर्म ना हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम मेमोआइजेशन यानी कि कैशिंग कर सकते हैं। अब आप सोचो कि कैशिंग कैसे होती है जावास्क्रिप्ट में, तो वीडियो पॉज करके एक बार सोचो, एनालाइज करो और खुद इसका रिजल्ट निकाल के देखो। ठीक है, मैं बता देती हूँ। इसके लिए हम यूज करते हैं क्लोजर्स। अगर आपको याद हो तो क्लोजर से हम कैशिंग करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैंने क्लोजर्स के रिलेटेड वीडियो बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो, आई बटन पे क्लिक करके, लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। ऑलराइट, तो अब देखो दूसरा फंक्शन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है हमारा सम 2 मैंने जो बनाया हुआ है, इस वाले को हम कमेंट आउट कर देते हैं। ठीक है, तो सम 2 वाला फंक्शन मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। अब इसमें मैंने क्या किया, एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ले लिया है, और उसके बाद मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे इस फंक्शन a, b को यहाँ से हम रिटर्न कर रहे हैं, जो कि ये मेमोआइज सम में जब हम सम 2 को कॉल करेंगे तो ये जो फंक्शन हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा मेमोआइज सम में। और मैंने कुछ कंसोल लॉग्स भी लगा रखे हैं। तो देखो सबसे पहले मैंने क्या चेक करा है कि अगर मेरे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू पेयर में a, b प्रेजेंट है, यानी कि जो भी a, b में आर्ग्यूमेंट आ रहे हैं वो प्रेजेंट है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, उसको कैलकुलेट करके इस ऑब्जेक्ट में स्टोर कर देंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो हम डायरेक्टली उस वैल्यू को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अब मैंने पहले इस ऑब्जेक्ट इस वाली लाइन को तो कमेंट आउट कर देते हैं, ये बाद में दिखाती हूं मैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आपकी इफ, इस इनसाइड इफ को मैंने क्यों डाला हुआ है कंसोल में, ये चेक करने के लिए कि क्या हर बार कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है। तो देखो मैंने इस मेमोआइज सम को फिर से 3,4 सेम आर्ग्यूमेंट से कॉल करा है, तो एक बार चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां देखो इनसाइड इफ आ गया 7, ये फर्स्ट टाइम में आया, ये सेकंड टाइम में आया, यानी कि सेकंड टाइम में हमारा जो कोड था वो इफ के अंदर नहीं गया, यानी कि डायरेक्टली यहां से रिटर्न हो गया और ये कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई। यही यूज है मेमोआइजेशन का। अब अगर आपको एक बार ऑब्जेक्ट देखना है तो ऑब्जेक्ट भी दिखा देते हैं। देखो फर्स्ट टाइम जब गया तो ऑब्जेक्ट था हमारा एम्प्टी ऑब्जेक्ट, इफ के अंदर गया 7 वैल्यू कैलकुलेट होके आ गई। सेकेंड टाइम गया तो ऑब्जेक्ट में ऑलरेडी 3,4 प्रेजेंट था स्ट्रिंग के फॉर्म में और 7 आ गया, यानी कि कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं हुई। तो यही होता है मेमोआइजेशन। अगर आपको इसके बारे में और समझना है कि कैसे वर्क कर रहा है, किस तरीके से चल रहा है, तो मैंने एक क्लोजर इंटरव्यू क्वेश्चंस पार्ट 2 का वीडियो बनाया हुआ है, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां जाके आप देख सकते हो, मैंने इसे बहुत डिटेल में समझाया हुआ है। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया होगा कि मेमोआइजेशन क्या होता है और उसका यूज क्या होता है। ये एक जनरल कॉन्सेप्ट है जो कि रिएक्ट में यूज करा जा रहा है। ऐसा कुछ नहीं है जिसको रिएक्ट ने नया बनाया हो या कुछ रिएक्ट की तरफ से ही बना हुआ हो। ठीक है,
अब आ जाते हैं सेकेंड चीज पे जो इससे मिलती जुलती थी हमारे पास रिएक्ट में पहले से, वो था रिएक्ट डॉट मेमो। अब रिएक्ट डॉट मेमो क्या होता है? रिएक्ट डॉट मेमो है बेसिकली एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट। अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट क्या होते हैं? हायर ऑर्डर कंपोनेंट मतलब वो कंपोनेंट जो एज अ रैपर काम करते हैं किसी दूसरे कंपोनेंट को रैप करने में, और उससे एक नया कंपोनेंट हमें मिलता है। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो में बहुत डिटेल में बताया हुआ है, आप चाहो तो वो जाके देख सकते हो। अब रिएक्ट डॉट मेमो की क्या जरूरत पड़ी, तो ये हम फिर से एक कोड के एग्जाम्पल से देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे तो मैंने एक बेसिकली सैम्पल रिएक्ट ऐप क्रिएट करके रखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इस ऐप को ओपन भी करके रखा हुआ है लोकलहोस्ट 3001 पे, ठीक है। अब यहाँ से वही फिर से हम अपना जो एग्जिस्टिंग कोड है उसको हटा देते हैं जिसकी हमें जरूरत नहीं है, और बस इतना रखते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करती हूँ, मैं एक कंपोनेंट्स का फोल्डर बना लेती हूँ, ठीक है। कंपोनेंट्स में अब हम क्या करते हैं, एक ऐसा कंपोनेंट बनाते हैं, दो कंपोनेंट्स जो कि किसी भी स्टूडेंट के रिजल्ट को डिस्प्ले कर रहा हो। तो एक कंपोनेंट में हम नेम बनाएंगे और एक कंपोनेंट में हम रिजल्ट डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं रिजल्ट का कंपोनेंट बना लेती हूँ, रिजल्ट कंपोनेंट डॉट जेएस, ठीक है। नाम कॉपी कर लेते हैं। अब बस वही हमारा जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसको यहाँ पे बना लेते हैं, रिटर्न, ठीक है। अब ये कंपोनेंट जो है ये क्या रिटर्न कर रहा होगा, मान लो H2 में रिटर्न कर रहा है रिजल्ट इज, और यहाँ पे हमने बेसिकली प्रॉप्स में, अब ये आपको डीस्ट्रक्चरिंग और प्रॉप्स वगैरह की अब तक पता होनी चाहिए, तो मैं डायरेक्टली ऐसे ही कर दे रही हूँ रिजल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आ गए हम, इसको कर देंगे बस रिजल्ट, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ प्रॉप में एक रिजल्ट आ रहा है जिसको हम यहाँ पे सिंपली डिस्प्ले कर रहे हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट रिजल्ट कंपोनेंट, ऑल राइट। सिमिलरली हम क्या करते हैं, एक नेम कंपोनेंट बना लेते हैं, ठीक है। अब इसको रीनेमिंग कर ली यहाँ पे हमें बस नेम आ रहा है, नेम इज, और ये मतलब जिसका भी नेम है उसके नेम से हम रिजल्ट को यहाँ पे डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। अब इन कंपोनेंट्स को हम कॉल कर लेते हैं, इंपोर्ट रिजल्ट कंपोनेंट फ्रॉम रिजल्ट कंपोनेंट, और यहाँ पे आ जाएगा नेम कंपोनेंट फ्रॉम नेम कंपोनेंट, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसको कॉल कर लिया, पहले नेम डिस्प्ले करेंगे ऑब्वियसली, तो नेम कंपोनेंट इसमें दे दिया नेम इज इक्वल टू अमित, ऑल राइट। और दूसरा आ गया रिजल्ट कंपोनेंट में हम सिर्फ मार्क्स डिस्प्ले कर रहे हैं, तो मार्क्स इज इक्वल टू, इट शुड नॉट बी रिजल्ट, एक्चुअली इट शुड बी मार्क्स, क्योंकि इसको हम मार्क्स डिस्प्ले करने के लिए यूज कर रहे हैं, ऑल राइट। तो मार्क्स इज इक्वल टू लेट्स से 80, ठीक है। अभी इतना देखते हैं कैसा लग रहा है। तो नेम इज अमित और रिजल्ट इज 80, ऑल राइट। अब देखो, अब मैं एक चीज बताती हूँ, इसमें ना हम एक कंसोल लगा देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड रिजल्ट कंपोनेंट, ठीक है। सिमिलरली यहां पे एक कंसोल लगा देते हैं इनसाइड नेम कंपोनेंट, ओके। अब कंसोल्स चेक करते हैं, रिफ्रेश करके थोड़ा सा जूम कर देती हूं मैं आपके लिए, ठीक है। तो देखो इनसाइड नेम कंपोनेंट आ गया, इनसाइड रिजल्ट कंपोनेंट आ गया, विच इज करेक्ट। नाउ व्हाट इफ मैं इस प्रॉप में यहाँ पे रिजल्ट चेंज करके 90 कर दूं। अब देखो फिर से आ गया इनसाइड नेम कंपोनेंट, इनसाइड रिजल्ट कंपोनेंट। अब यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हुई, प्रॉब्लम ये हुई कि नेम तो चेंज ही नहीं हुआ था, तो नेम कंपोनेंट क्यों रीरेंडर हुआ, सिर्फ रिजल्ट चेंज हुआ था ना। तो यही प्रॉब्लम होती है हमारी, जो कि हमारा रिएक्ट डॉट मेमो जो हायर ऑर्डर कंपोनेंट है वो सॉल्व करता है। यानी कि वो क्या करेगा कि अगर आपने सेम प्रॉप से कंपोनेंट को री रेंडर करा है तो फिर वो क्या करेगा, उसको री रेंडर नहीं होने देगा। यानी कि अगर हमारे सेम प्रॉप्स हैं किसी कंपोनेंट को कॉल करते टाइम, तो जो प्रीवियस उसका रिजल्ट था उसी को डिस्प्ले कर देगा रादर देन री रेंडरिंग द कंपोनेंट। तो ये हमारी परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन कर देता है इस तरीके से, ठीक है। तो अब देखो फिर से देख लेते हैं, इसको क्या करेंगे हम, रिएक्ट मेमो से रैप कर देंगे। तो इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट, यहां पे भी सेम लाइन कर देते हैं हम, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। अब यहां पे आ जाएंगे रिएक्ट डॉट मेमो रिजल्ट कंपोनेंट, सिमिलरली यहां पे कर देंगे रिएक्ट डॉट मेमो नेम कंपोनेंट, ओके।
इतना कर दिया। अब देखो ये सारे लॉग्स हटा दिए, फिर से जाके मार्क्स चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने मार्क्स चेंज करके वापस अब मैं 80 करूंगी, तो अब आप देखो सिर्फ और सिर्फ हमारा रिजल्ट कंपोनेंट री-रेंडर हुआ, हमारा नेम कंपोनेंट री-रेंडर नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अब हमारे जो कंपोनेंट्स थे वो मेमोवाइज हो गए। मेमोवाइज यहाँ पे देखो फिर से वही चीज है कि आर्ग्यूमेंट्स की जगह क्या आ रहे हैं, प्रॉप्स, यानी कि सेम प्रॉप्स हैं। तो जो रिजल्ट था, जो रिस्पॉन्स था, वो मेमोवाइज हो गया, वो कैश हो गया, और उसने आपके पूरे कंपोनेंट को री-रेंडर नहीं किया। तो ये होता है हमारा react.memo, और इसकी यूजेबिलिटी की क्यों यूज होता है। ठीक है, एक चीज याद रखना फ्रेंड्स, ये जो react.memo है सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल कंपोनेंट्स में यूज होता है। क्लास बेस्ड कंपोनेंट के लिए हमारे पास दो चीजें होती हैं, प्योर कंपोनेंट्स और शुड कंपोनेंट अपडेट। शुड कंपोनेंट अपडेट एक लाइफ साइकिल मेथड है, जिसके बारे में मैंने रिएक्ट लाइफ साइकिल वाले वीडियोस में बताया हुआ है, तो आप चाहो तो वो चेक कर सकते हो या कहीं से पढ़ सकते हो। और प्योर कंपोनेंट्स के बारे में भी मैं रिकमेंड करूंगी, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो प्लीज आप ऑनलाइन जाके एक बार उसके बारे में पढ़ लेना। कॉन्सेप्ट उसका भी सेम ही होता है। अगर आपने प्रॉप्स पास किए हैं तो जो हम रेंडर करते हैं react.component को, उसकी जगह में react.pureComponent बस वहां पे लिखना पड़ता है। बस इतना करना है क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और फिर अगर आपके प्रॉप सेम है तो फिर आपका जो कंपोनेंट है वो री-रेंडर नहीं होगा। ओके, अब आ जाते हैं हम यूज मेमो के ऊपर। तो अब ये react.memo क्या था, ये था एक हायर ऑर्डर कंपोनेंट। लेकिन जो हमारा यूज मेमो होता है वो क्या होती है, वो हमारी एक रिएक्ट की प्रोवाइड करी हुई हुक है। react.memo क्या कर रहा है, ओवरऑल कंपोनेंट को रैप कर रहा है और चेक कर रहा है कि प्रॉप सेम थे या नहीं। लेकिन यूज मेमो क्या करेगा, यूज मेमो आपके कंपोनेंट के अंदर ही कॉल होगा और वहां पे चेक करेगा कि हमने कोई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन करी है या हमें किसी फंक्शन का रिजल्ट हमने स्टोर करा है अपने कंपोनेंट के अंदर। तो जब मेरा वो कंपोनेंट री-रेंडर हो तो वो चेक करेगा कि क्या इस फंक्शन का जो रिजल्ट आया था पिछले आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे वही आर्ग्यूमेंट्स हैं क्या सेम, और फिर अगर वही सेम होते हैं तो फिर वो उसको रिकैलकुलेट नहीं करेगा। यानी कि जो कंपोनेंट के अंदर की कैलकुलेशंस होंगी उनको हम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं यूजिंग यूज मेमो। नहीं समझ में आ रहा है, फिर एग्जांपल देखते हैं। ओके, अब मान लो आपका यही सेम कंपोनेंट है, ठीक है। अब मान लो इस मार्क्स वाले कंपोनेंट में मेरे पास एक सब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो रिजल्ट कंपोनेंट में चले जाते हैं, मार्क्स के अलावा हमारे पास सब्जेक्ट भी आ रहा है, ठीक है। अब देखो इसको यहां पे से रिमूव कर देते हैं या फिर अभी रखते हैं, ठीक है। अब मुझे परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। परसेंटेज मार्क्स इज इक्वल टू, मान लो 80% ऑफ 100 ही करना है कैलकुलेट, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। इसको एक ब्रैकेट में रैप कर देते हैं, ठीक है। तो अब यहां पे फिर से एक कर देंगे, इसको हम एक इसमें रैप कर देते हैं कंपोनेंट में, और यहां पे आ जाएगा ये परसेंटेज इज, ठीक है। ये आ गए परसेंटेज मार्क्स। अब आ जाएंगे यहाँ पे फिर से कर देते हैं फॉर सब्जेक्ट, ठीक है। तो सब्जेक्ट आ गया मेरा यहाँ पे, ये सब्जेक्ट, ठीक है। तो यानी कि एक एक सब्जेक्ट में कितने परसेंट मार्क्स बन रहे हैं वो हमारा यहाँ से आ रहा है। अब यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, ये कैलकुलेशन है मेरी 80 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यूज मेमो का क्या यूज होगा, लेट्स से कि मेरे एक सब्जेक्ट था मैथ्स और दूसरा सब्जेक्ट था हिस्ट्री, दोनों में मार्क्स सेम थे, लेकिन मुझे अब उस चीज को रिकैलकुलेट नहीं करना है परसेंटेज को। तो यहाँ पे हम यूज मेमो का यूज कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ कर लिया यूज मेमो, ठीक है। अब इस रिजल्ट को हम कैसे स्टोर करेंगे, यूज मेमो को कैसे यूज करेंगे स्टोर कर कैशिंग करने के लिए, तो यहाँ पे हम एक कॉल बैक फंक्शन बना देते हैं विच विल रिटर्न यू दिस रिस्पॉन्स, ठीक है। आप चाहो तो ये रिटर्न और ब्रैकेट्स हटा के डायरेक्ट रिटर्न कर सकते हो, बट मैं आपको कुछ आगे मुझे डिस्प्ले करना है तो उसके लिए मैं ये यूज कर रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा इसमें हम एक डिपेंडेंसी एरे भी पास करते हैं। ओके, सॉरी, ये ब्रैकेट्स मैंने पहले लगा दिए हैं, बाद में लगा दिए हैं, पहले लगाने थे। ऑलराइट, रिटर्न, ओके, नाउ इट्स फाइन। तो यहाँ पे देखो ये एक डिपेंडेंसी एरे है विच इज लाइक यूज इफेक्ट हुक के डिपेंडेंसी एरे की तरह, कि मतलब अगर आपने सिर्फ एम्प्टी एरे पास किया तो ये वन टाइम कॉल होगा। इसमें अगर आपने कोई डिपेंडेंसी पास की है तो फिर ये डिपेंडेंसी के बेसिस पे कॉल होगा। तो अभी तो मैंने 80 जो आर्ग्यूमेंट में वैल्यू आ रही थी वो डायरेक्टली यूज कर ली थी, लेकिन हमारा एक्चुअली ये मार्क्स के बेसिस पे कैलकुलेट होगा।
तो यहाँ पे क्या होगा, मार्क्स इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ पे हमारी डिपेंडेंसी क्या आ गई, मार्क्स की डिपेंडेंसी आ गई, ठीक है। तो मार्क्स चेंज होंगे तो परसेंटेज रिकैलकुलेट होना चाहिए, राइट। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अब देखो, अब मैं यहां से एक सब्जेक्ट पास कर देती हूँ, सब्जेक्ट इज इक्वल टू मैथ्स, ठीक है। यहां पे आ गए परसेंटेज इज 80 फॉर सब्जेक्ट मैथ, रिजल्ट इज 80%। के आगे 1% भी लगा देते हैं, परसेंट, ठीक है, 80%, ओके, ये आ गया। अब देखो, अब अगर यहीं पे मैंने, इसके बाद हम एक यूज मेमो में इसको वो भी करते हैं, कंसोल लॉग कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग इनसाइड यूज मेमो, ठीक है। अब जब आपने यहाँ पे, ये इनसाइड यूज मेमो भी आ गया। अब जब आपने यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज करके मान लो हिस्ट्री कर दिया, लेकिन हमारे मार्क्स अभी भी सेम है, तो देखो यहाँ पे रिएक्ट मेमो नहीं काम करेगा, क्योंकि मेरा एक प्रॉप जो है वो चेंज हो चुका है, एक ही प्रॉप सेम है, ठीक है। लेकिन इनसाइड रिजल्ट कंपोनेंट तो हम गए, लेकिन हमने इनसाइड हमारा यूज मेमो नहीं हुआ। इसका मतलब क्या था कि इसने जो ये 80% वाला रिजल्ट था, या जो परसेंटेज निकालने वाली कैलकुलेशन थी, इसने इसको ऑलरेडी अपने पास कैश में स्टोर करके रखा और वहीं से उसको रिकैलकुलेट कर लिया। लेकिन अगर हम इसी वैल्यू को चेंज करेंगे तो फिर से जाएगा, देखो, तो यहां देखो फिर से चला गया यूज मेमो में और सारा कुछ रिकैलकुलेट हुआ। मतलब जो कैशिंग हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस डेटा की हो रही है, यानी कि उससे पहले वाला कुछ होगा तो सारा कुछ कैश नहीं होगा, सिर्फ प्रीवियस वाला कैश हो रहा है। तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा कि यूज मेमो का भी क्या यूज होता है, किस तरीके से हम यूज करते हैं। और हाँ फ्रेंड्स, ये तो बहुत सिंपल कैलकुलेशन थी जिसके लिए मैंने यूज मेमो यूज कर लिया, बट हमको सिंपल कैलकुलेशन के लिए नहीं यूज करना होता, बिकॉज कैशिंग के भी अपने साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो आपको इसको सिंपल कैलकुलेशन है तो अवॉइड करना, लेकिन अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है या डेटा फेचिंग है या कुछ भी ऐसी चीज है, तो वहां पे मैं रेकमेंड करूंगी कि आप यूज मेमो का यूज कर सकते हो, जिससे कि वो आपके रिजल्ट को एक जगह पे स्टोर कर सके। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा, मैंने पूरी तरीके से क्लियर करने की कोशिश करी है। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगले वीडियो में यूज कॉल बैक की बात करेंगे। टिल देन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।